What's up, my dear students? I am Rajesh Sharma and welcome to the part 3 of your chapter 5 arithmetic progression for class 10th mathematics NCERT. So my dear friends, in the previous videos, means in the part 2, I already started your exercise 5.2 and we discussed up to the question 7. And today we will begin with the question number 8. Okay? तो होपफुली आपको दोनों पार्ट्स में जो वीडियो लेक्चर थे हमारे वो समझ में आए होंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, ठीक है। फिर विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आपका 8th क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो देखिए 8th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है एक्सरसाइज 5.2 में कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। उस एपी में टोटल टर्म्स जो हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स वो 50 टर्म्स हैं और उन 50 टर्म्स में जो आपका थर्ड टर्म है वो 12 दिया है, यानी कि A3 एंड द लास्ट टर्म इज 106 और जो लास्ट टर्म है वो 106 दिया हुआ है। तो ये कह रहा है फाइंड द 29th टर्म ऑफ द एपी। क्लियर? तो मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितना टोटल 50 टर्म्स हैं, तो हम जो बोलेंगे कि जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा A50 हो जाएगा। तो चलिए फिर जो गिवन है वो लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए इसमें वो कह रहा है थर्ड टर्म इज 12। उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो कितना है? 12 है। तो A3 इज इक्वल टू 12 है सबसे पहली बात, ठीक है। और साथ में वो कह रहा है एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म जो है वो 106 है। तो 106 का मतलब टोटल टर्म उसमें 50 है, तो 50वां टर्म ही लास्ट टर्म आपका होगा। तो इसीलिए A50 जो हो गया आपका, A50 हो गया आपका 106। क्लियर है? यहां तक अभी तो गिवन ही हम लिख रहे हैं। और वो आगे कह रहा था लास्ट फाइंड द 29th टर्म। कौन सा टर्म आपको फाइंड आउट करना है? 29th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो A29 हमको फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। आपको करना क्या है, हमको पता होता है A3 जो होगा वो A+2D होगा और ये इक्वल टू 12 दिया है, और A50 जो होगा वो A+49D होगा और यही वैल्यू आपकी 106 दी हुई है। और इसके बाद हमने माइनस करेंगे, साइन चेंज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया और -49 + 2 ये हो गए माइनस के 47D इज इक्वल टू 106 में से आप 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 94 आएगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन वो 94 कैसा आएगा? माइनस का आएगा। और यहां से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो डी जो आएगा वो 94 डिवाइड बाई 47, और ये कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। 47 2 94 होते हैं, तो डी की वैल्यू आपकी 2 आ गई है। अब बी आ गई तो हम ए निकाल सकते हैं, और ए हम निकालेंगे तो ए जो है आप यहीं से किसी भी इक्वेशन में निकालिए। देखिए इस इक्वेशन से अगर मैं बात करता हूं तो ए कितना हो जाएगा? देखिए प्लस का 2D इधर जाएगा तो माइनस का 2D हो जाएगा। तो ए जो आएगा वो कितना आएगा? 12 माइनस 2D, और 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई डी, और डी की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 होते हैं, तो ये 4 होगा। तो ए की जो वैल्यू आ गई वो 8 आ गई। अब हमारे पास ए की वैल्यू 8 आ गई और डी की वैल्यू 2 आ गई। तो अब आपसे वो क्या निकलवा रहा है? वो 29th टर्म निकलवा रहा है। तो A29 क्या होता है दोस्तों? A29 होता है A+28D। ये हम कैसे कर रहे हैं एक बार मैं बता देता हूं, क्योंकि जो an का फॉर्मूला होता है वो A+n-1 इंटू डी होता है। तो 29th टर्म निकालना तो वो 29 - 1D ऐसे आता है, तो A+28D। तो हर बार हमें एक माइनस करके लिख देना होता है, क्योंकि हम प्रीवियस 2 पार्ट जो हमने बना उसमें हम ऑलरेडी ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो बार बार आई होप समझाने की जरूरत नहीं है। और ए की वैल्यू अब आ गई 8, और इसी के साथ में +28 मल्टीप्लाई बाई द वैल्यू ऑफ डी 2 है। तो ये हो गई 8 + 28 2 जा 56 होते हैं। तो 829 कितना हो गया? 64। तो 29th टर्म आपका कितना आ गया यहाँ पे? 64 आ गया। क्लियर है यहां तक? और आपको यहां तक क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। फिर हम किस पे चलेंगे? अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे क्वेश्चन में क्या किया।
गिवन थे, तीसरा टर्म था, लास्ट टर्म था, वहां से ए और डी की हमने वैल्यूज निकाली, उसके बाद 29th टर्म को हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास यहाँ तक हो गया। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज इस पूरी एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे हम इस पार्ट में। तो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, वो क्वेश्चन नंबर 9। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। और देखिए सारा कुछ एनसीईआरटी से है, तो आपके पास एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चंस भी होंगे, तो बार बार क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत है नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। और गिवन तो मैं वैसे भी लिख रहा हूं। 9th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ये क्वेश्चन है आपका 9, यानी कि ये कह रहा है कि इफ द थर्ड टर्म, तीसरा टर्म, एंड 9th टर्म, 9th वाला टर्म ऑफ द एपी, एक एपी का, आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि थर्ड टर्म आपका 4 हुआ और 9th टर्म आपका -8 हुआ। क्लियर है यहां तक? तो आगे वो कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। आपको A3 की वैल्यू दी है और A9 की वैल्यू दी है, दोनों वैल्यूज आपको दी हैं। तो वो आगे आपसे पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0 या इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है। तो हमने गिवन यहाँ पे लिखा, तो देखिए ये गिवन है थर्ड टर्म, यानी कि A3 जो हुआ हमारा वो 4 हो गया, और इसके बाद जो A9 हुआ, A9 आपका माइनस का 8 हो गया। अब ये पूछ रहा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म एपी का 0 होगा। तो मान लिया हमने, लेट सपोज nth टर्म ऑफ एपी इज 0। इस एपी का nth टर्म को हमने 0 मान लिया, तो उस पर तो हम बाद में पहुंचेंगे, क्योंकि अब nth टर्म 0 है तो हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा मतलब क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 0 हमें लेना। हमने मान लिया कि जो an की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। क्लियर है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो थर्ड टर्म है वो 4th दिया है, और जो 9th टर्म है वो -8 दिया है। तो आगे उसने पूछा है कि इस एपी का कौन सा टर्म आपका 0 होगा। क्लियर है? तो 0 होने का मतलब है कि हमने मान लिया कि nth टर्म उस एपी का 0 है, यानी कि an की वैल्यू 0 हो गई। तो देखिए सबसे पहले हमें a और d की आवश्यकता पड़ेगी, हम a और d की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, वही हम 2 पार्ट में करते हुए आ रहे हैं। पार्ट 2 में भी हमने वही किया कि जो A3 की वैल्यू है, A3 को हम a+2d बोल सकते हैं, और a+2d हमारा 4 दिया हुआ है, और A9 जो दिया है, A9 को हम a+8d बोल सकते हैं। अब देखिए इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कितनी बार इसको बता चुका हूं कि n-1 करते हैं। 9वां टर्म है तो 9-1 करके 8 हो जाएगा, तीसरा तो 3-1 करके 2 हो जाएगा। तो ये आपको टर्म दिया हुआ है -8। क्लियर है? तो यहां से आप दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हुआ, और 2 - 8 आपके ये माइनस का 6d हुआ, और यहाँ पे ये प्लस के हो गए तो ये 12 हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद जो d की वैल्यू हुई वो 12 माइनस, मतलब 12 डिवाइड बाई -6 हुई, तो d की वैल्यू -2 आ गई, 6 2 जा 12, माइनस का साइन आ गया। अब अपने पास d की वैल्यू है, अब आप a की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो यहीं से कर लीजिए। देखिए a जो आया हमारा वो कितना आया, 4 - 2d आया, 4 - 2d, तो a इज इक्वल टू 4 - 2d, यानी कि d माइनस का, देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, तो प्लस का 4, तो a आ गया आपका 8। तो आपके पास पहला टर्म मिल गया, यानी a की वैल्यू 8 मिल गई और d की वैल्यू -2 मिल गई, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अब इसके बाद वो कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 0, वही हमें निकालना। तो हमने क्या माना, an को हमने 0 मान लिया, तो सीधे सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो an के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a + n-1 इंटू d होगा। तो an की वैल्यू हमने 0 मानी हुई है, हमने क्या मानी है वो क्वेश्चन ही कह रहा है। तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, और a की वैल्यू अपनी 8 आई है, और n-1 रहेगा ही, क्योंकि n की वैल्यू अपने पास है नहीं, यही तो हमें निकालनी है, और d की वैल्यू आपकी -2 हो गई। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में है -2 वो नीचे आके डिवाइड में, और n-1, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 4 इज इक्वल टू n-1, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5th टर्म ऑफ AP इज 0,
इस एपी का कौन सा टर्म आपका 0 हुआ, वो हुआ आपका 5th टर्म। तो क्लियर है यहां तक। अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलेंगे। तो ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं अच्छे से, और ना है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब है कि मैं पढ़ देता हूं लैंग्वेज पूरी। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपका क्वेश्चन है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी का 17वां टर्म है 17th, एक्सीड्स इस 10th टर्म, वो एक्सीड कर रहा है उसके 10th टर्म से बाई 7। इसका मतलब है कि जो उस एपी का 17वां टर्म है वो उसी एपी के 10वें टर्म से 7 बड़ा है, 7 ज्यादा है। तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए एक्सीड का मतलब होता है डिफरेंस हो गया उनके बीच का, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे, यानी कि वो कह रहा है ना कि 17th टर्म एक्सीड्स कौन सा टर्म, इट्स 10th टर्म, कितने से, 7 से। तो कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 17th टर्म अपना A17 होता है, ये बड़ा है 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। तो यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस हुआ A10 का, ये हुआ, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। अब इसमें से कॉमन डिफरेंस का बहुत सिंपल है, A17 को हम A+16D लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस का साइन ये वाला, और A10 को हम A+9D लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया, उनको एक्सपेंड कर दिया उनको, और इसके बाद A+16D माइनस A-9D इज इक्वल टू 7, और A से A कैंसिल हुआ तो 16 में से 9 आपके गए तो 7 बचेंगे, ठीक है। तो 7D इज इक्वल टू 7, और D की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 7 करने से कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम आपके 11 क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो सीधे सीधे इक्वेशन को एक्सपेंड कर दो और तुम्हारा आंसर हो रहा था। चलिए फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और उस क्वेश्चन का क्या नाम है, नाम क्या है, 11th क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो भी जरूरी है। तो 11 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, आपको एक एपी गिवन है 3, 15, 27, 39, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कि ये कह रहा है कि विच टर्म, किसका एपी है आपकी, क्या है एपी, 3, 15, 27, 39, ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी का, क्या है आपकी गिवन एपी 3, 15, 27, 39, इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म विल बी 132 मोर, कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा, 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसी एपी के 54th टर्म से इसी एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा। तो हम क्या मानेंगे कि मान लो nth टर्म जो है, nth टर्म हमारा 132 ज्यादा है 54th टर्म से इस एपी के। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन क्या क्या है। तो गिवन का मतलब है a की वैल्यू 3 हुई और d की वैल्यू 15 माइनस 3 करने से 12 हुई। a और d अपने पास है। अब हम सबसे पहले मानेंगे लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्लियर है। इसके बाद अब आप करेंगे इसे, तो लैंग्वेज जो बनेगी मान लीजिए वो बनेगी, जो an है वो 132 ज्यादा है,
किससे? 54वें टर्म से। तो A54 प्लस 132, यही तो कह रही है लैंग्वेज कि जो इसका an टर्म होगा, nth टर्म, वो A54 वाले टर्म से भी 132 ज्यादा होगा। क्लियर है? तो करते हैं अब सीधे सीधे, हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू A प्लस 53D, क्लियर, प्लस 132। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कि A की वैल्यू 3, 53 मल्टीप्लाई बाई D यानी कि 12 प्लस 132। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 3 प्लस 12 3 36 होते हैं और 12 5 60 होते हैं, 12 पंजे 60 और 60 और 3 बचे थे तो वो 63 प्लस 132। तो कर लीजिए इसे अब, 636 प्लस 135। तो an की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 4 और 5 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। यानी कि देखिए an की जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिली है, an की जो वैल्यू यहाँ पे मिली है वो 771 मिली है। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। ये तो वो है, ये वो वाला टर्म है। कौन सा टर्म? जो 132 ज्यादा है 54वें टर्म से, 54 टर्म से। लेकिन हमें वो पूछ रहा है विच टर्म। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? विच टर्म, जैसे nth टर्म हमने लिखा है ना, तो अब हम अब कर देंगे इसे आसानी से। तो जैसे हमें क्या पता है, an इज इक्वल टू हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an की वैल्यू हमारे पास 771 मिल गई, a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 12 है। तो ये प्लस 771 माइनस के 3 इज इक्वल टू कितना? 12। आप 12 इसके डिवाइड में ले जाइए, इधर n माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 768 रह जाएगा, डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू n। क्लियर है? सॉरी, n माइनस 1 तक। और देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने बार जाएगा? 12 6 कितने होते हैं? 72 होते हैं, और 72 यहाँ 4 बचे, और 12 4 जा 48 होते हैं, और ये माइनस का 1 इधर आया, प्लस का 1, तो n का मतलब 65 आ गई। ठीक है? तो n यानी कि इसका 65वां टर्म, 64th टर्म ऑफ दिस AP, सॉरी 65th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा? यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इसमें। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए फिर इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP आपको दी हैं और उन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। मतलब 2 APs जो हैं आपकी, 2 APs, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, सेम कॉमन डिफरेंस है उनका। कॉमन डिफरेंस 2 AP का सेम है। और दूसरी बात, अब ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? ये कह रहा है पहली बात 2 AP हैं, दोनों APs में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो आगे वो कह रहा है कंडीशन क्वेश्चन की, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, जो दोनों AP हैं उनके जो 100वें टर्म है 100th टर्म, उनका डिफरेंस भी 100 आ रहा है। और उसके बाद 100 आने के बाद विच टर्म ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दोनों APs के 1000वें टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम वही करेंगे। तो कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी का मतलब है, मान लो AP1 हमने मानी, लेट पहली AP हमने इस तरह से मान ली, A1 A2 A3, कुछ इस तरह की AP है हमारी। और जो दूसरी AP है वो हमने मान ली B1 B2 B3। इस तरह से हमारी 2 APs हो गई, दोनों का डिफरेंस सेम है, यानी कि जो D है वो दोनों का सेम है। इसके बाद आगे वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी कि पहली AP का 100वां टर्म और दूसरी AP का भी 100वां टर्म, इन दोनों का डिफरेंस 100 ही दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
तो सबसे पहले तो हम इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई का मतलब ये है, ये हो जाएगा अपना a प्लस 99d क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और b प्लस 99d। यहाँ मैंने इनको a और b, ये मैंने इस एपी का फर्स्ट टर्म मान लिया, ये दूसरी एपी का भी फर्स्ट टर्म मान लिया। तो इसके बाद a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d इज इक्वल टू 100 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए प्लस के कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इसीलिए प्लस के 99d से आपके माइनस के 99d हमने कैंसिल आउट किए तो कट गए, तो ये हो गया आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 100। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए 1, ठीक है, यहां से हमारी ये निकल के आई। अब क्वेश्चन फाइंड क्या करवा रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड सम, हजारवें टर्म के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। तो वो हो जाएगा a 1000 माइनस b 1000, ये हमको निकालना है। अब इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 999 आएगा, 1000 से एक छोटा 999 होता है, और यहां से इसे ओपन किया तो b माइनस, ये हमको निकालते हुए चलना ना। तो देखिए यहां से तो ये प्लस के 999 से आपके जो माइनस के 999 है वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अपने पास a माइनस बी बचा जो हमें निकालना, और पहली इक्वेशन से हमें पता है a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो सीधे सीधे ये वैल्यू भी आपकी 100 हो गई। तो यानी कि उनके बीच का डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म भी अगर जो होगा वो भी 100 ही होगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यही आपका आंसर है। चलिए फिर यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आपके 13 क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं आपका 13th क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए फिर देखिए 13th क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट्स numbers are divisible by 7। क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी हमारे आते हैं एपी के। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, ऐसे कितने डिजिट के 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स होंगे विच आर डिविजिबल बाय 7। हमें ऐसे 3 डिजिट के टोटल नंबर बताने हैं जो किससे डिविजिबल हो, 7 से। अब हमको ये आइडिया रफली नहीं पता है, तो हम देखेंगे कि हम इसमें एपी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमको एक बात पता है, और वो बात ये है कि 3 डिजिट्स के नंबर की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो हमारे पास होता है वो कितना होता है, 100 होता है, 100। और जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो अपने पास कितना होता है, 999, 999। ये दोनों वैल्यूज अपने पास होती हैं। तो देखिए इन्हीं की हेल्प से हम पता करेंगे। हमने किया, देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं वो कितना होता है, 100 होता है। और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं वो होता है 999। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद वो कह रहा है कि 100 से 999 तक ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल हों। अब यहां हम देखें तो ना ही आपका 100 7 से डिविजिबल होता है, ना ही 999। तो देखिए शुरुआत में तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 जो होगा वो 105 होता है। 7 1 7 कैरी 3 बचता है, वो जो रिमाइंडर जो होता है वो 7 5 से 35 होते हैं। अब इसके बाद अब हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना। तो देखिए ग्रेटेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, जो आपको 999 दिया है, मैं साइड में कर रहा हूं, 999 में आपको क्या करना है, आपको इसमें 7 का डिवाइड करना है। तो 7 का मैंने इसमें डिवाइड किया
तो 7 का डिवाइड करेंगे हम, तो करते हैं, देखो 7 का डिवाइड करने का मतलब है 7 वन जा 7, यहाँ पे आपके 2 बचे, और यहाँ 2 बचने के बाद 7 4 जा 28, और ये 1, फिर दोबारा से 7 2 जा 14, यहाँ पे बचा आपका 5। तो जो आपका रिमाइंडर होता है यहाँ पे, तो वो रिमाइंडर का मतलब यहाँ पे होता है कि 5 को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 999 में से आपने 5 को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास कितना बचा, ये बचा आपके पास 994। अब हम देखेंगे 994 डिविजिबल है 7 से, बिल्कुल होगा, लेकिन एक बार वेरीफाई कर देते हैं आपके लिए। यहां बचे 2, 7 4 जा 28 और 7 2 जा, बिल्कुल जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 जो होगा वो 994 हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कि ये क्या क्या रहा। अब इसके बाद हम चलिए आगे चलते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। अब हम अपनी एपी बना सकते हैं, तो जो एपी फॉर्म हुई हमारी वो क्या हो गई 105। अब 7 को ज्यादा करते जाओ तो दूसरा 112 हो जाएगा अप टू 994। तो यहां से देखिए जो हमारी गिवन हुई, ए अपना 105 हुआ, डी हमारी 7 हुई, और जो लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट टर्म वो 994 हो गया, ए एन में आता है वो लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पे हम देखें तो 994 इज इक्वल टू ए 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। इसको अब हम इधर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए 994 माइनस 105 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ पे 7 रहा। अब हम यहाँ पे देखिए 994 में से 105 आपके जाएंगे तो कितने आपके बचते हैं, वो बचते हैं 994 में से 105 आपके गए तो 9 बचेंगे, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ यहाँ पे 8 बचा, 8 8 9। क्लियर है? तो ये बचा 8 8 9, और इस 8 8 9 में हमने 7 जो इधर मल्टीप्लाई में उसका डिवाइड में नीचे ले गए, तो ये इस तरह से रह गया अभी। और इसे अब हम करेंगे सॉल्व, तो कितने बार जा सकता है हमारा, 7 1 जा 7 होते हैं, इधर 1 बचा, और 1 बचा तो 18 हो गए, और 7 2 जा 14 होते हैं, तो 4 बचे, 7 7 जा 49 होते हैं, प्लस का इधर आके एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू यानी कि 128। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट्स के, विच आर डिविजिबल बाई कितने से, 7 से। तो होपफुली आपको यहाँ तक जो है ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 पे हम मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आप इसे समझ सकते हैं। चलिए फिर इसे हम रफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। तो 14 जो क्वेश्चन है आपका वो भी सिमिलर है, इसी के जैसे है। फोर्टीन क्वेश्चन देखिए, ये भी कह रहा है 14 क्वेश्चन कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के ऐसे कितने मल्टीपल होंगे जो लाई करेंगे 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल होंगे जो लाई करेंगे। तो पहले की तरह ही हमें करना है। तो देखिए एपी अगर हम सबसे पहले देखिए स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो 10 के बाद कौन सा आता, 12 आता है। ठीक है, तो इधर तो 12 हो गया। और बड़े की बात करें तो 250 में आप सबसे पहले 4 से डिवाइड करिए, यहाँ पे 1 बचता है, 2 बचेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 बचे, तो इस 2 को आप इसमें से घटाएंगे तो 248 आता है। क्लियर है? यहाँ देख लेना ये कैसे हम कर रहे हैं। तो रेंज जो बनी 12 से 248 की बनी। क्लियर? तो इसका जो मतलब है वो ये है कि जो अपनी एपीआई
एपी आएगी जो हमारी वो 12, 4 4 ऐड करते जाना और लास्ट में 248। तो गिवन क्या मिला, ए 12 हो गई, डी 4 हो गया, ए एन 248 हो गया। पहले जैसा क्वेश्चन आपका बन गया, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए 12 हुआ, एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, डी की वैल्यू 4 हुई और ए एन की वैल्यू भी 248 दी है। 248 प्लस का 12 इधर माइनस का और n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4, इसमें से माइनस करें यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और नीचे 4 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। और इसके बाद 4 से कितने बार जाएगा, 4 5 जा 20 होता, 4 9 जा 36 होता, प्लस का 1 इधर आके n हो जाएगा, तो n की वैल्यू 60 हो जाएगी। ऐसे कितने नंबर्स होंगे आपके, 60 नंबर्स होंगे जो क्या होंगे आपके बच्चों, डिविजिबल होंगे। किससे डिविजिबल होंगे, उससे 4 से डिविजिबल होंगे। तो होपफुली 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हुआ। मल्टीपल की कह रहा था कि 4 के ऐसे मल्टीपल बताने जो क्या करते हो, लाई करेंगे। किसके बीच में लाई करेंगे, आपके 10 से 250 के बीच में। तो हमने एपी बना दी थी 12 16 ऐसे करके, और इसके बाद ही हमारा हो गया था। तो होपफुली अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है 15 है, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एक एन के में वैल्यू फाइंड आउट करने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, आपको 2 एपी दी हैं, आर इक्वल। वो कह रहा है 2 एपी हैं और उन एपी की एन की किस वैल्यू के लिए उनके nth टर्म आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले गिवन क्या है, पहली एपी जो दी है इसमें वो क्या दी है, वो दी है 63 65 67, और दूसरी एपी जो दी है वो दिया है 3 10 17। क्लियर है। अब ये कह रहा है एन की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ दीज एपीज विल बी इक्वल टू ईच अदर। चलिए फिर करते हैं, मतलब nth टर्म इक्वल करना, दोनों एपी को कंपेयर करके बराबर रख दो। nth टर्म इक्वल है तो हमको कुछ नहीं करना, एक एपी का हमने ये लिखा, फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है। और हम इस एपी से अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू 63 होगी और डी की वैल्यू आपकी 65 माइनस 63 करने से 2 होगी। क्लियर है। और इस एपी की अगर हम बात करते हैं तो ए की वैल्यू 3 हो गई और डी की वैल्यू 10 में से 3 गए तो 7 बचते हैं आपके। ये हमारे पास आ गई है यहाँ तक वैल्यूज। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कंपेयर कर देंगे इस फॉर्मूले से। समझ रहे हैं आप। तो कैसे करेंगे, इधर इसे लिख दिए ए, यानी कि 63 प्लस एन माइनस 1, एन की तो वैल्यू निकालनी है और डी की 2 हो गई, और दूसरे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 7। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब 63 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब इधर उधर जो ले जाने की चीज है उसे ले जाइए, मतलब इधर क्या है 2n है, प्लस का 7 इधर आया, माइनस का 7n हो गया। और दूसरी बात इधर अपने पास क्या बचा, 3 में से माइनस 7 के तो माइनस के 4 बचे, और 63 माइनस 2 कितने बचते, 61 बचते हैं, और ये भी इधर जाके माइनस के 61 हो गए। अब ये हुआ माइनस का 5n और ये हुआ आपका माइनस का 65, और n की वैल्यू 65 डिवाइड बाई 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 आ गई। तो 13th टर्म ऑफ दीज एपीज विल बी इक्वल टू ईच अदर, विल बी इक्वल। ठीक है, यही आपका आंसर है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 15 क्वेश्चन, हाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, दो जो एपी दिए आपको 63 दिया और 65 दिया और 67 इस तरह से दिया, और दूसरी एपी है 3 10 17। तो इन दोनों एपी के कौन से टर्म आपस में इक्वल होंगे। तो फर्स्ट एपी से अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू 63 आई और डी की वैल्यू आपकी 2 आई। दूसरी एपी से ए की वैल्यू 3 आई और डी की वैल्यू आपकी 7 आई। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके बाद फॉर्मूले में कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 कर दिया और इधर इसको लिख दिया। उसके बाद जस्ट सिंपल है एलएचएस और आरएचएस में ऑपरेशन जैसे चलता हमारा सिंप्लीफाई का, वही हमने किया। तो आंसर हमारा 13th टर्म आ गया। यहां तक क्लियर है आपको। तो अब इसके बाद आपका आता है 16th क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से हम देखते हैं कि 16th क्वेश्चन इसका कह क्या रहा है। क्लियर है। तो 16th क्वेश्चन आपका कह रहा है कि
डिटरमिन द एपी, वो एक एपी फाइंड आउट करवा रहा है। डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, एक हमें एपी फाइंड आउट करनी है जिसमें जो थर्ड टर्म है उस एपी का वो 16 है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, एक एपी डिटरमिन करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16, तो मैं लिख देता हूं, यानी कि A3 जो दिया है वो 16 दिया है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, ऐसा मैंने कि सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। बहुत सिंपल है, इसी को सॉल्व करेंगे, ये वाली जो है, तो a प्लस 6d हम इसको लिख सकते हैं, और माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो a से कैंसिल, तो 6d में से ये गए तो 2d इज इक्वल टू 12, और d आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6 आ गया, d अपने पास आ गई। अब a और हमें चाहिए, तो a हम निकालेंगे, तो आप इससे निकाल दीजिए, कहीं से भी निकाल दीजिए। अब ये हम यहाँ पे देखें तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 अपना a प्लस 2d होता है, और यही होता है 16 के बराबर, तो a प्लस d की वैल्यू 6 है, तो 6 है 12 इज इक्वल टू 16, तो a 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और d दोनों आ जाते हैं, तो उसके बाद आप AP निकालना कोई टफ काम रह नहीं जाता है, तो AP आपकी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी, पहला टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है भाई, 6 चल रहा है, तो 6 को ऐड करते जाओ, 6 4 10 और 6 16, बस बन गई AP। ठीक है, तो होपफुली आपको 16 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया था, उस AP में तीसरा टर्म आपको दिया था, और तीसरा टर्म देने के बाद में आपको सेवेंथ टर्म बड़ा है 12, मतलब सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में जो डिफरेंस था वो कितना था, वो 12 का डिफरेंस था। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया और उसको एक्सपेंड कर दिया, तो d की वैल्यू हमारी आ गई थी, और d की वैल्यू आने के बाद A3 हमारी ऐसे करके यहाँ से a की वैल्यू आ गई, d आ गई, और AP में हमें पता है कि फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, दूसरा टर्म आ जाता है, दूसरे में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, तो तीसरा टर्म आपका आ जाता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद हम आपके 17th क्वेश्चन पे मूव करेंगे अब। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं फटाफट से, वो क्या रहा है देखिए। 17th क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, वो ये कह रहा है, हाँ पढ़ते हैं फटाफट। फाइंड द 20th टर्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। सबसे पहले आपको AP गिवन है, देखिए AP गिवन है, और अब वो AP है 3 8 13 अप टू 253। फाइंड कौन सा टर्म करना है, टू फाइंड वो टर्म तो करना 20th। ठीक है, लेकिन एक समस्या है, समस्या नहीं है, उसने एक कंडीशन यहाँ पे रख दी है, और वो जो कंडीशन उसने रखी है वो ये रखी है कि फ्रॉम द लास्ट। अब इस AP को हमें रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखें तो D जो है अपना वो कितना है, 8 में से 3 गए तो 5 5। अब जब हम इसे रिवर्स करेंगे तो D को आप माइनस कर देंगे, तो ये आपका काम हो जाएगा। तो माइनस करने का मतलब है जो न्यू AP आपकी फॉर्म होगी सबसे पहली बार, वो सबसे पहला टर्म इसमें 253 हो जाएगा। क्लियर, अब 253 ये हुआ, अब 253 में से आपके 5 घटाएंगे अगर हम, तो कितने बचते भाई, 253 में से 5 हमने घटाए तो कितने बचे, 248। क्लियर, और इसके बाद 240 5 घटाए तो 3, इस तरह से बना। और देखिए अब सबसे पहला टर्म जो तीसरा था वो रिवर्स होके पीछे पहुंच गया, तो वो हो गया आपका लास्ट टर्म। अब देखिए A हो गई 253, D हो गया आपका 5 माइनस का 5, और जो AN हुआ आपका वो 3 हुआ। अब आप इसे कर सकते हैं, 20th टर्म वो पूछ रहा है, तो A20 सीधे सीधे A प्लस 19D होता है, तो A है आपका 253 प्लस 19 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो 253 और माइनस का साइन ये हुआ, तो 19 5 95 होते हैं। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जो आपका 20th टर्म जो आपका आएगा वो यहाँ पे बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे रह गए 5, तो सॉरी 4 रह गए, तो ये 5 बचे 1, तो उसका 120th टर्म कितना आया, 158 आया। यहाँ तक सही है, ठीक है। तो AP को रिवर्स किया, और उसके बाद में पहला टर्म ये हो गया, D ये हो गया, माइनस का ये हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम बताते हैं 17th क्वेश्चन। तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आपके 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान है वो क्वेश्चन भी, कुछ नहीं है उसमें, कर लोगे आप लोग, होशियार हो। ठीक है, चलो देखते हैं फिर आपका कौन सा क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, फटाफट से हम इन्हें देख लेते हैं कि ये क्या क्या रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसके बाद चलिए फिर हम चलते हैं आपके 18 क्वेश्चन पे। तो देखिए 18 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिस सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी, एक आपको एपी गिवन है और उस एपी में 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो कितना दिया है, इज 24, 24 दिया है। क्या है ये 24? सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। इसके बाद एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, पहले 3 टर्म हमको फाइंड आउट करने हैं। तो इन्हें तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इसमें भी समस्या है कुछ नहीं, इक्वेशन हमको बनानी है। पहले से देखेंगे तो देखिए इसे हम a+3d लिख सकते हैं, प्लस a+7d लिख सकते हैं, 24 हो जाएगा। तो यहां से ये हम पहले की बात कर रहे हैं अभी, तो ये हो जाएंगे 2a + 10d इज इक्वल टू 24। आप चाहें तो d कॉमन ले लेंगे इसमें से, सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये a + 5d और यहाँ पे 12 रह जाएगा। अब ये दूसरी वाली का काम करते हैं, तो ये हो जाएगा a + 5d + a + 9d इज इक्वल टू 44। तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2a + 14d इज इक्वल टू 44। और ये हो गया a + 7d इज इक्वल टू 22। तो अपने पास एक इक्वेशन भाई लोग ये आ गई, दूसरी ये आ गई। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर ही सकते हो, मत करो हम ही कर देंगे। तो a + 5d इज इक्वल टू 12 और दूसरी a + 7d इज इक्वल टू 22। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस का 2d, ये माइनस का 10, d आ गया 5। तो a कितना आ जाएगा, 12 - 5d करेंगे तो 12 माइनस के 5 5 25। अरे माइनस में चला गया, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, 13 ही बचेंगे, कोई माइनस के। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना आया, माइनस के 13 आ गया। तो ये हमने कहां तक आपको क्वेश्चन करा दिया है, ये है आपका 18th क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद अब तो आप एपी बना ही सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी हमने इसमें क्या किया था, आपको सम दिया था 4थे टर्म का और 8वें टर्म का, वो हमने निकाल लिया, तो वो 24 दिया था। और 6वें और 10वें का दिया था, वो 44 हुआ। उसके बाद लैंग्वेज मैंने बना दी इससे, और वो एक्सपेंड यहाँ पे हो गई आपकी। क्लियर है, फिर आपके हम 19th क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे आपका 19th क्वेश्चन क्या क्या रहा है। जो आपका 19th क्वेश्चन है वो कुछ तो कह रहा है, वो ये कह रहा है, देखिए सुब्बा राव एक आदमी है, सुब्बा राव नाम का, स्टार्टेड वर्क इन 1995 में वो आदमी ने काम करना शुरू किया। उसकी उस वक्त मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या रहा है कि जो सुब्बा राव है हमारे, उनने 1995 में काम करना शुरू किया। अब जब काम करना शुरू किया तो पहले उनको सैलरी कितनी मिलती थी, तनख्वाह 5,000 रुपये। अब हर साल उनके 200 रुपये बढ़े। ठीक है, तो ये पूछ रहा है फिर 200 बढ़ के एक स्थिति ऐसी आई कि उनकी सैलरी 5,000 रुपये से 7,000 रुपये तक हो गई, 7,000 रुपीज। अब ये पूछ रहा है कि कितने साल में हुई। भाई 200 बढ़े ना, अब ऐसे गधों की तरह जोड़ते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। 200 200 200 200 बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो उसी के लिए तो एपी बनाई गई है कि बहुत ज्यादा चीजों को करना, नंबर ऑफ ईयर्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो 19 कह रहा है, देखिए सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट टर्म को 5,000 मान लो आप, बड़े कितने रहे 200 200, तो वही आपके डी हो जाएंगे 200। और
हो कितनी गई 7000, तो लास्ट टर्म को 7000 मानो, निकाल लो। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 5000 प्लस एन माइनस 1 और 200 का इधर मल्टीप्लाई, इधर आपकी 7000, 7000 प्लस का इधर आके माइनस का हुआ, इज इक्वल टू डिवाइड में 200 को ले जाओ, इधर एन माइनस 1 रह गया, 2000 ऊपर बचे, 200 नीचे बचे, काट पीट हो रही है 10 बचेंगे इधर, तो इधर तो बच गए 10, तो एन बराबर 10 प्लस 1 11 होते हैं। तो उनको कितने साल लग गए, 11 ईयर्स में उनकी सैलरी 7000 रुपये पहुंची है 5000 रुपये से, और यही 11 ईयर आपका क्या है, आंसर है। तो हम चलते हैं आपके 20 क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब एक महिला है, उनका नाम है रामकली, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। एक रामकली है, महिला है, वो 5 रुपए सेव कर रही है हर साल, सॉरी प्रत्येक सप्ताह, फॉर एवरी वीक वो 5 रुपए सेव करती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75 इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, फाइंड एन। वो कह रहा है कि रामकली जी जो हैं वो 5 रुपए सेव कर रही हैं हर हफ्ते, 5-5 रुपए सेव कर रही हैं। उसके बाद उनने क्या किया है, वीकली सेविंग को 1.75 रुपीज से इंक्रीज कर दिया प्रत्येक साल। तो पूछ रहा है कि कितने हफ्ते में उनकी सैलरी, सॉरी जो सेविंग है वो 5 रुपए से 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी, 20.75 रुपीज, ठीक है। फिर हम इसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है, जो पहले हमारे सुब्बा राव जी आए थे उन्हीं की तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला है, ए है, कितने मानोगे, 5 रुपए वो जमा कर रही है। डी आपका कितने कर रही है, डिफरेंस भाई 1.75 रुपए बढ़ा रही है, कितने हो गए 20.75 रुपए हो गए, यही आपका लास्ट टर्म हो गया। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यहाँ पे लिखेंगे 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 नहीं ऐसे छोड़ो, इसे आप नीचे ले जाओ, कुछ काट पीट हो जाएगी इसमें, कुछ तो करनी पड़ेगी। तो 20.75 में से आपके 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं आपके, 15.75 आपके बच जाएंगे, और यहाँ पे 1.75 रहा, एन माइनस 1 रहा। अब देखिए यहाँ डेसिमल दोनों प्लेसेस पे 2 स्थान तक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ डेसिमल हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे डेसिमल कैंसिल करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कितने बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने बचा सकते हैं, ये आपके जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये बचेंगे आपके यहाँ पे 9, कितने बचेंगे 9। देखिए 175 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 पंजे 45, 9 7 63 और 4 67 होते हैं, 9 1 9 और 6 15, हो गया काम। तो कितने बचे, 9 बच गए, तो 9 और ये प्लस का 1 इधर आके, तो एन बराबर ये। इतने समय में रामकली जी जो है अपनी सेविंग को 20.75 रुपीज कर लेंगी, और यहीं के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो इस क्वेश्चन के साथ आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज अभी इस पार्ट में, इस पार्ट 3 में इतना ही होगा, और इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका शुरू करेंगे एपी में ही, एपी बहुत अच्छी है, उसमें हम सम ऑफ टर्म्स निकालना शुरू करेंगे। क्या निकालना शुरू करेंगे, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक तो हम नंबर फाइंड आउट कर रहे थे कि कितने नंबर हो सकते हैं, पहला टर्म क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, ए एन की वैल्यू क्या हो सकती है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें हम नंबर ऑफ सम ऑफ द टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 5.3, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे इस एपी के पार्ट 4 में, ठीक है। तो आज अभी के लिए इतना ही बताएंगे, और अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए यूजर वो हैं, व्यूअर्स हैं, तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये कृपा करिए आप हम पे, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। फिर ठीक है, आपसे मुलाकात होगी आपके पार्ट 4 में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।